बायोलॉजिकल मेथड हम पढ़ रहे थे और उसके अंदर आज हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो डिडक्शन का है। हम थोड़ा देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बायोलॉजिकल मेथड के फर्स्ट 3 स्टेप्स पढ़े थे, जिनमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास था कि हमने अपनी बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो हम उसके लिए एक क्वेश्चन बनाया था हमने। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस की थी, जिनमें हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस भी आ जाती हैं और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस भी आ जाती हैं। उसके बाद हम लोगों ने अपनी जो ऑब्जर्वेशंस की थी, जो मुशाहिदात किए थे, उनको लेकर उनसे हमने एक टेंटेटिव आंसर निकाला था अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, जिसे हमने नाम दिया था हाइपोथेसिस का। तो आज हम बात करेंगे डिडक्शन के बारे में कि डिडक्शन क्या होती है। तो साइंटिस्ट डेवलप लॉजिकल रिजल्ट्स फ्रॉम देयर हाइपोथेसिस। सच लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस आर कॉल्ड डिडक्शंस। तो ऐसे लॉजिकल रिजल्ट्स जो कि हम अपनी बनाई गई हाइपोथेसिस से निकालते हैं उसे हम डिडक्शन कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर हमने एक हाइपोथेसिस जनरेट की थी, एक हाइपोथेसिस बनाई थी, तो उस हाइपोथेसिस को देख के अब हम फर्दर एक रिज़ल्ट निकालेंगे, एक रिज़ल्ट निकालेंगे या ज़्यादा रिज़ल्ट निकालेंगे। तो उस हाइपोथेसिस को देखते हुए जो हम उससे रिज़ल्ट निकालेंगे उसे हम कहते हैं डिडक्शन का नाम देते हैं उसे हमें। तो डिडक्शन के अंदर हम लोग इफ़ और देन का जो है ना लॉजिक यूज़ करते हैं, इफ़ देन वाली स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। मतलब कि हम लोगों ने बात की थी कि जो प्लांट्स हैं अगर उनकी जो हाइट है वो ज़्यादा हो रही है, तो उसके पीछे हमने एक हाइपोथेसिस उससे बनाई थी कि उनको जो है वो सनलाइट अच्छे तरीके से मिल रही है, तो सनलाइट अच्छे तरीके से मिल रही है तो फोटोसिंथेसिस अच्छी हो रही है। इसी वजह से जो उन प्लांट्स की जो हाइट है वो दूसरे प्लांट से ज़्यादा हो रही है। तो ये हमारी हाइपोथेसिस थी कि चूँकि सनलाइट ज़्यादा मिल रही है इस वजह से उनकी जो हाइट है वो ज़्यादा अच्छी हो रही है। ठीक है, तो हम उस हाइपोथेसिस को देखते हुए हम उससे डिडक्शन बनाएंगे। और वो डिडक्शन क्या होगी, हम इफ़ और देन की स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर इफ़ यानी कि अगर जो प्लांट्स हैं, ये वाले प्लांट्स, अगर उनको सनलाइट अच्छी मिलने की वजह से उनकी जो हाइट है वो ज़्यादा लंबी हो रही है, देन का मतलब, तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी सारे प्लांट्स हैं उनको भी अगर अच्छी सनलाइट मिले तो उनकी भी जो हाइट है वो बढ़ेगी। तो ये हम लोगों ने उस हाइपोथेसिस को देख के एक इफ़ और देन की स्टेटमेंट जो है वो प्रोड्यूस की है, इसको हम कहते हैं डिडक्शन। और हमने ये क्यों किया ऐसा ना, तो इसकी यह वजह है। अब अगर हम देखें तो जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी कि जो प्लांट्स हैं उनको सनलाइट चाहिए, प्लांट्स को सनलाइट जो है वो सही मिल रही है, इस वजह से उनकी जो हाइट है वो ज़्यादा हो रही है। तो हमने सिर्फ वो कुछ प्लांट्स की बात की थी, उस एरिया की बात की थी, लेकिन हमने अब उस एरिया से हम निकल गए हैं बाहर और हम ये कह रहे हैं कि अगर इन प्लांट्स की हाइट जो है वो सनलाइट अच्छी मिलने की वजह से ज़्यादा हो रही है, तो पूरी दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं उन सब की भी जो हाइट है वो अच्छी होगी अगर उनको सनलाइट अच्छी मिलेगी। तो हमने ये अपनी हाइपोथेसिस से लॉजिकल रिजल्ट निकाला है। तो हमने अपनी हाइपोथेसिस से एक स्टेटमेंट जनरेट की है जिसे हम कहेंगे डिडक्शन, और इसमें हमने यूज़ क्या किया है, इफ़ देन का लॉजिक, कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। यहाँ पे इन्होंने जो हमें एग्जांपल्स दिए हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हमें एक हाइपोथेसिस दी है। वो हाइपोथेसिस क्या है कि लीफ डिसकलरेशन एंड स्टंटेड ग्रोथ इन ए प्लांट आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल। तो यहाँ पर उन्होंने हमें एक बनी बनाई हाइपोथेसिस दी है जिसमें वो कह रहे हैं कि लीफ की डिसकलरेशन यानी लीफ का जो कलर है वो ख़राब हो रहा है, एंड स्टंटेड ग्रोथ, और उसकी जो ग्रोथ है वो, उस प्लांट की जो ग्रोथ है वो कम हो रही है इन अ प्लांट, आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल। तो उसकी वजह क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन जो है वो इसकी वजह है। तो ये एक टेंटेटिव आंसर उसने किसी प्रॉब्लम का दिया है। तो अब हम इसको देखते हुए डिडक्शन बनाएंगे, इफ़ और देन के लॉजिक को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे चूँकि उसने हमें कहा है कि लीफ डिसकलरेशन एंड स्टंटेड ग्रोथ इन ए प्लांट आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल। अब हम देखते हैं कि वो हमें डिडक्शन क्या दे रहा है। इफ़ आयरन डेफिशिएंसी इज़ काजिंग द सिम्टम्स, कि अगर आयरन डेफिशिएंसी जो है उसकी वजह से ये दोनों सिम्टम्स आ रहे हैं, लीफ डिसकलरेशन के और स्टंटेड ग्रोथ इन ए प्लांट के, तो इसका क्या मतलब है, देन
एडिंग आयरन टू द सॉइल विल इम्प्रूव द कलर्स ऑफ लीव्स एंड प्रमोट प्लांट ग्रोथ। तो यहाँ से हमने एक रिज़ल्ट निकाला है और वो रिज़ल्ट क्या है, इफ़ आयरन डेफिशिएंसी के अगर आयरन की कमी ही मतलब जो हमने हाइपोथेसिस में बात कर दी कि जो लीफ का जो कलर ख़राब हो रहा है और जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो कम हो रही है, उसके पीछे जो वजह है वो आयरन की डेफिशिएंसी है सॉइल के अंदर। तो उससे अब हम एक रिज़ल्ट निकाल रहे हैं और वो ये है कि अगर किस आयरन की डेफिशिएंसी होगी मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आएंगे लीफ डिस्कलरेशन वगैरह के, तो अगर हम लोग आयरन डाल दें सॉइल के अंदर तो ये जो है कलर्स ऑफ लीव्स को इम्प्रूव करेगा और प्रोमोट करेगा प्लांट ग्रोथ को। तो इससे हमें पता चला कि जो हमने बात ऊपर कही है कि डेफिशिएंसी की वजह से अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो अगर हम उस डेफिशिएंसी यानी उस कमी को ख़त्म कर दें, हम आयरन को सॉइल के अंदर डाल दें, उस एरिया की सॉइल के अंदर, तो जो लीव का कलर है और जो उस प्लांट की ग्रोथ है वो बेहतर हो जाएगी। तो हमने हाइपोथेसिस को देख के इफ़ और देन के लॉजिक को यूज़ किया और एक रिज़ल्ट बनाया, इसे हम कहते हैं डिडक्शन। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स। तो अब नेक्स्ट स्टेप एक्सपेरिमेंट्स का है, इसको देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। ये सबसे बेसिक स्टेप है साइंटिफिक मेथड का, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स जो है यही बेसिक चीज़ होती है किसी भी रिसर्च की। तो साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस। अब वो डिफरेंट जो हाइपोथेसिस उसने बनाई थी, अब उनको टेस्ट करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेगा। In a successful experiment, one hypothesis proved correct and the alternate hypothesis are proved incorrect. तो जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है और किसी हाइपोथेसिस के ऊपर टेस्टिंग की जाती है, तो उस वक्त दो हाइपोथेसिस बना ली जाती हैं। एक वो हाइपोथेसिस मतलब जो कि साइंटिस्ट ने डेवलप की है, और एक उस हाइपोथेसिस के अगेंस्ट एक हाइपोथेसिस बना ली जाती है। उस हाइपोथेसिस को नाम दिया जाता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि लीफ डिस्कलरेशन एंड स्टंटेड ग्रोथ इन अ प्लांट आर कास्ट बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल। तो ये हो गई एक हाइपोथेसिस जो कि एक साइंटिस्ट ने जनरेट की, ठीक है। तो अब जब उसने इस चीज़ के ऊपर, इस डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन सॉइल के ऊपर, इस सारे प्रोसेस के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तो वो इसके अल्टरनेट इसके मुखालिफ एक हाइपोथेसिस बना लेगा। और वो हाइपोथेसिस क्या होगी कि लीफ डिस्कलरेशन एंड स्टंटेड ग्रोथ इन अ प्लांट आर नॉट कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल। तो ये वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो वो बता रहे होते हैं कि हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं कि तो देखेंगे कि कौन सी जो है हाइपोथेसिस इन दोनों में से करेक्ट होगी और कौन सी इनकरेक्ट होगी। तो जो द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड एंड द प्रूव्ड वन इज़ एक्सेप्टेड। तो इन दोनों हाइपोथेसिस में जो इनकरेक्ट होगी, जो गलत हाइपोथेसिस होगी, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेंगे उससे हमें पता चलेगा कि कौन सी करेक्ट है और कौन सी गलत है। जो इनकरेक्ट वाली होगी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और जो प्रूफ हो जाएगी उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने कहा था जो हाइपोथेसिस है वो टेंटेटिव स्टेटमेंट है, तो एक टेंटेटिव रिजल्ट है। तो अब जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो हाइपोथेसिस करेक्ट थी या वो हाइपोथेसिस करेक्ट नहीं थी। तो ये हाइपोथेसिस का करेक्ट होना या फॉल्स होना हमें एक्सपेरिमेंट करके पता चलता है। देन दे परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट्स एंड कन्फर्म द करेक्टनेस ऑफ हाइपोथेसिस। उसके अलावा भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं। अगर कोई हाइपोथेसिस जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है तो उसके बाद भी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने हमें दो ग्रुप्स के बारे में बताया है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड एक कंट्रोल ग्रुप। तो जब कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, कोई भी रिसर्च की जाती है, तो जो भी टेस्ट किए जा रहे होते हैं ना, जैसे हमने बात की कि हम एक हाइपोथेसिस को दूसरे हाइपोथेसिस के ख़िलाफ़ टेस्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें दो सैंपल चाहिए होंगे, ठीक है। अगर हम प्लांट्स की बात कर लें, ठीक है, हमने कहा था कि वो हम जो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से अगर प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कम हो रही है, तो एक तो हम फिर दो तरह के सैंपल लेंगे। एक में हम ऐसे करेंगे कि हम एक में जो प्लांट्स लेंगे उनको हम
आयरन प्रोवाइड करेंगे और हम देखेंगे कि उसके अंदर जो ग्रोथ है वो कैसे हो रही है। और दूसरा जो हम प्लांट लेंगे, जो सॉइल लेंगे, उसके अंदर हम आयरन प्रोवाइड नहीं करेंगे और हम देखेंगे कि उन दोनों में क्या डिफरेंस आता है। तो ये जो दो हम बनाते हैं ना, दो डिफरेंट सैम्पल्स लेते हैं, दो डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं प्लांट्स के, इनको हम नाम देते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। तो देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा होता है, कंट्रोल ग्रुप कौन सा होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, one scientist do experiments, they arrange two settings, ठीक है, one is called experimental and the other is called control group। तो control group वो होता है जिसको आप नॉर्मल इन्वायरमेंट दे रहे हैं, ठीक है, जिसको आप नॉर्मल इन्वायरमेंट दे रहे हैं, यानी कि अगर हम ऊपर वाली एग्जांपल में देखें तो कोई हम प्लांट को ऐसे सॉइल में लगा रहे हैं जिसमें आयरन की डेफिशिएंसी नहीं है, और चूँकि हम प्रूव करना चाहते हैं कि जो आयरन की डेफिशिएंसी है उसकी वजह से जो लीफ की डिस्कलरेशन हो रही है, तो जो हम दूसरा ग्रुप लेंगे, जो दूसरा प्लांट्स और दूसरी सॉइल लेंगे, उसके अंदर हम आयरन ऐसी सॉइल लेंगे जिसमें आयरन की डेफिशिएंसी होगी, तो वो होगा हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, यानी वो ग्रुप जो हमें रिजल्ट देगा, ठीक है। अब उस ग्रुप, क्योंकि हमने वो नॉर्मल सॉइल नहीं ली, हमने वो वाली सॉइल ली है जिसके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी थी, और एक हमने वो वाली सॉइल ली है जिसमें आयरन की डेफिशिएंसी नहीं थी, वो एक नॉर्मल सॉइल थी। तो जो नॉर्मल वाली होगी उसको हम कंट्रोल ग्रुप कहेंगे, और जो दूसरी होगी जिसके अंदर हमने टेस्टिंग करनी है, हमने देखना है कि सॉइल की डेफिशिएंसी से क्या होगा, वो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। यहाँ पे उन्होंने भी हमें एग्जाम्पल दी है, You want to do experiment to test the necessity of carbon dioxide for photosynthesis। अब हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने लगे हैं जिसके अंदर आपने देखना है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है या नहीं होती, ठीक है। तो अब हम ये चेक करने के लिए दो सिमिलर प्लांट्स लेंगे, ठीक है, एक जैसे प्लांट्स लेंगे। यू विल नॉट, लेकिन हम उनमें डिफरेंस क्या रखेंगे, यू विल नॉट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू वन प्लांट, ठीक है, एंड यू विल प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू अदर प्लांट। तो यानी कि अगर हम देखें नॉर्मली तो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होती है ना प्लांट्स को, तो फोटोसिंथेसिस तभी होती है। तो हम यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत को ही जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी नेसेसिटी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करेंगे, और जो हमारा दूसरा ग्रुप होगा उसको नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो वो हमारा होगा कंट्रोल ग्रुप, जबकि जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, जिसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं की, वो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। तो द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रूव्ड व्हेन फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बट अकर्स इन द कंट्रोल ग्रुप। तो हमें ये जो नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो ज़रूरत है, जो इम्पोर्टेंस है, ये हमें प्रूव हो जाएगी जब हमें एंड पे रिजल्ट्स मिलेंगे और हमें पता चलेगा कि जो हमने प्लांट जो हमने लिया था, जिसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, और जिसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं की, यानी जो कि हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। तो ये हम लोगों को इससे रिजल्ट्स मिलेंगे। लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं रिजल्ट्स को किस तरह से कंपाइल किया जाता है, किस तरह से इकट्ठा किया जाता है। साइंटिस्ट जो हैं गैदर डाटा फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट्स, अपनी एक्सपेरिमेंट्स का जो डाटा है उस सारे डाटा को इकट्ठा करते हैं। देन दे यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड ग्राफ्स टू समराइज द रिजल्ट्स। वो इन रिजल्ट्स को समराइज़ करने के लिए जो स्टैट्स के डिफरेंट टूल्स हैं और जो ग्राफ्स हैं इनको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो डाटा होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। तो जब ग्राफ्स को यूज़ किया जाता है और स्टैट्स के डिफरेंट टूल्स को यूज़ किया जाता है तो उसको समराइज़ करना जो है वो आसान हो जाता है। समराइज़ द रिजल्ट्स, उसका जो पूरा समरी बनानी होती है उन्होंने अपने रिजल्ट्स की, उसका पूरा खुलासा तैयार करना होता है। तो साइंटिस्ट आल्सो इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ ऑल द रेफरेंसेस इन द समरी। यहाँ पे ये किन रेफरेंसेस की बात हो रही है, टू एक्नॉलेज द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। हमने बात की थी कि जब कोई भी साइंटिस्ट कोई न्यू रिसर्च करता है तो वो देखता है कि पास्ट में, माजी में इससे मुतल्लिक़ कोई और रिसर्च हो चुकी है, अगर कोई पास्ट में रिसर्च हुई है तो वो उसको अपनी रिसर्च के अंदर इंक्लूड करता है, उनकी स्टडीज़ को अपनी रिसर्च के अंदर इंक्लूड करता है। तो जब वो जिस भी साइंटिस्ट की रिसर्च को, जिस भी साइंटिस्ट की जो स्टडी है उसको जब अपनी रिसर्च के अंदर इंक्लूड करेगा तो वो उसका रेफरेंस जो है वो शामिल करेगा अपनी समरी के अंदर। टू एक्नॉलेज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन,
उस साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए वो अपनी जो एंड पे रिजल्ट्स आएंगे, जो समरी आएगी रिजल्ट्स की, उसके अंदर वो पूरी लिस्ट शामिल करेगा उन सब साइंटिस्ट की जिनकी इंफॉर्मेशन उसने अपने इस रिसर्च को कंप्लीट करने में यूज़ की है। टू एक्नॉलेज द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जिस सोर्स से उसने अभी इंफॉर्मेशन हासिल की है अपनी इस रिसर्च के अंदर, तो उनकी एक कंप्लीट लिस्ट तैयार करेगा। साइंटिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स, तो जब ये सारा प्रोसेस रिजल्ट्स का कंप्लीट हो जाएगा, साइंटिस्ट जो है फिर वो पब्लिश करेगा अपनी रिजल्ट्स को, अपनी इन फाइंडिंग्स को साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर एंड बुक्स के अंदर। साइंटिफिक जर्नल्स ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर न्यू रिसर्च होती है, मतलब जिसके अंदर न्यू रिसर्च जो भी आती हैं वो जो है ऐड की जाती हैं। रिसालों की तरह ही होते हैं, लेकिन इनके अंदर वो रिसर्च होती है जो न्यू हुई होती है। एंड बुक्स, इसके अंदर टेक्स्ट बुक्स आ जाती हैं। दे आल्सो शेयर द फाइंडिंग्स विद द साइंटिस्ट, तो जो साइंटिस्ट हैं वो दूसरे साइंटिस्ट के साथ भी अपनी ये जो न्यू रिसर्च होती है, न्यू फाइंडिंग्स होती हैं, न्यू रिजल्ट्स होते हैं, उनको शेयर करते हैं। और ये शेयर करने के लिए डिफरेंट जो है मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, और वो नेशनल लेवल पे भी होते हैं, यानी कि मुल्की सतह पर, और इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं, यानी कि बैनुल अक़वामी सतह पर। फॉर दिस पर्पज़ दे क्रिएट अ साइंटिफिक रिपोर्ट, तो जब उन्होंने ये प्रेजेंटेशन देनी होती है मीटिंग्स के अंदर, सेमिनार्स के अंदर, तो वो अपनी एक इस पूरी रिसर्च के लिए एक साइंटिफिक रिपोर्ट तैयार करते हैं और प्रेजेंटेशन देते हैं। तो ये था हमारा पूरा बायोलॉजिकल मेथड, जिसमें हम लोगों ने 6 स्टेप्स पढ़े, प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन से लेके उसके बाद उसकी ऑब्जर्वेशंस, उसके बाद उसकी हाइपोथेसिस, डिटेक्शन, देन उसकी एक्सपेरिमेंट्स, जो कि सबसे बेसिक पार्ट है बायोलॉजिकल मेथड का, बायोलॉजिकल स्टडी का। और एंड पे आ जाएंगे हमारे पास रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स को कंपाइल करने के लिए ये पूरा तरीका जो है इसको फॉलो किया जाएगा।